हेलो। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस या फिर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, इस पर अगर कोई आवेश है, पॉजिटिव आवेश, तो ये क्या है, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में, इसके एरिया में कोई भी दूसरा आवेश इस आवेश के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। मान लीजिए पॉजिटिव आएगा इस एरिया में, यानी इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट बना है, इस एनवायरनमेंट में अगर कोई पॉजिटिव आवेश आता है तो ये दोनों आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर कोई नेगेटिव आवेश आता है तो ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट का निर्माण कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हम एक आवेश लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, इस पर आवेश ले लिया मैंने पॉजिटिव Q, ठीक है। अब इस पर मेरे को निकालना है, ये आवेश इस पॉइंट से r दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट है B। यहाँ पर अगर मैं एक बिंदु आवेश लेता हूँ Q0, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। तो आपकी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q0 अपॉन r²। ये तो आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F/Q0। ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र। तो अगर मैं यहाँ पे F की वैल्यू रखूं Q0 अपॉन r² और नीचे है आपका Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, KQ अपॉन r²। तो ये किसकी वैल्यू आई है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की आई है। अब आपको एक ध्यान की बात रखनी है कि जो अपन Q0 है ना, इसकी वैल्यू बहुत ही कम मान के चलेंगे, मतलब कि लगभग Q0 0 के बराबर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर Q0 की कुछ वैल्यू होगी तो ये क्या है, इस Q को, जो A पॉइंट पर Q है, इसमें भी कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा। अगर इसकी कोई वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ये क्या है, A पर जो चार्ज है ना, ये इस लेफ्ट डायरेक्शन की ओर डिस्टर्ब होगा, यानी कि इधर लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा, है ना। और Q0 क्या है, F की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अलग अलग डायरेक्शन में आने लग जाएंगे, है ना। तो ये सही नहीं है। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज पर अगर किसी पॉइंट पर
एक पॉइंट पर, मान लो बी पॉइंट पर है, इस पर किसी बिंदु आवेश के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो हमें Q को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको जो जहाँ पर है उसको वहीं रखना है। इसलिए Q नोट की हम वैल्यू बहुत ही कम लेते हैं, ताकि जो A पॉइंट पर Q है ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ये अपनी पोजीशन पर बना रहे। इसके कारण हम Q नोट है ना, इसकी लिमिट Q नोट टेंस टू 0 रखते हैं और E बराबर F/Q नोट, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, यानी कि E लिमिट Q नोट टेंस टू 0, E इक्वल्स टू F/Q नोट। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है। ये क्या है? सदिश राशि है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो भी दिशा है वो उस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की दिशा होगी उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या होती है इसकी? देखो, इस फॉर्मूले से अपन यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और Q यानी कि चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलोम। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट आ गई? न्यूटन पर कूलोम, और ये आपकी होती है SI यूनिट। ठीक है, अब इसी से अपन डायमेंशन भी निकाल सकते हैं कि डायमेंशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो, न्यूटन यानी कि फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और चार्ज यानी कि कूलोम का आपका फॉर्मूला होता है C बराबर होता है एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम। इसकी चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी इससे? A1 T1। तो ये डायमेंशन आप इस फॉर्मूले में रख दो। तो C की क्या डायमेंशन होगी? A1 T1। तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर यानी हर को हम अंश में ले जाएंगे, तो ये क्या है? घात क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो आपकी टोटल डायमेंशन क्या आ गई? M1 L1 T। देखो, ये -2 है और 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब घात हो जाएगी -3। जुड़ जाती है घातें, और लास्ट में क्या बचा? A। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1। ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ओके, ये अपन ने अभी पढ़ा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वेक्टर फॉर्म में हो, है ना, मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में अपन को E की वैल्यू निकालनी है, तो वेक्टर फॉर्म में बस सीधा सा है आपका यूनिट वेक्टर और आ जाएगा साथ में। जैसे अपन ने फोर्स में निकाला था वेक्टर फॉर्म, फोर्स की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा? Q नोट अपॉन R² और साथ में आपका यूनिट वेक्टर। ये आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुल आवेशों में क्या करेंगे अपन? अभी तो क्या है, एक पॉइंट पर निकाले थे, बहुल आवेशों में अपन एक से ज्यादा पॉइंट्स लेंगे। मान लो मैं 2 आवेश ले लेता हूँ। एक तो यहाँ ले लेता हूँ आपका
Q1 ले लेता हूँ, ठीक है। एक आपका ले लेता हूँ यहाँ पे Q2 ले लेता हूँ, और मेरे को इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ P। इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q1 और Q2 के कारण। सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए ना, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस हो गए, बहुल आवेश हो गए, तो मेरे को P पॉइंट पर Q1 और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो निकालना है मेरे को। तो मैं इसको एक्सिस में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्सिस इसलिए क्योंकि इसके साथ ही मैं वेक्टर फॉर्म भी साथ ले लेता हूँ। अब देखो इस ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट की Q1 जहाँ पे है, इस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है ये मैं ले लेता हूँ R1 वेक्टर। ऐसे ही ओरिजिन से जो Q2 पॉइंट है, Q2 चार्ज है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ R2 वेक्टर। और इसी तरह से जो ओरिजिन से P पॉइंट है, ये जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ R वेक्टर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, Q1 के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और Q2 के कारण इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसकी मेरे को कैलकुलेशन करनी है। और जो भी रिजल्ट आए उनका मैं वेक्टर सम कर लूंगा, ओके। तो यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक चार्ज Q0, ओके। इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, एकदम मिनिमम रखनी है, यानी कि नियरली इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तो होता ही पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं इसको। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो Q0 क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो ये किस तरफ होगा, राइट साइड में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा। इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ F1। और मैंने बताया कि जो फोर्स की डायरेक्शन में होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या निकलेगा, E1। यानी Q1 के कारण Q0 पर, यानी P पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने मान लिया E1। किस डायरेक्शन में, राइट साइड की डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं Q2 के कारण P पॉइंट पर हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो किस डायरेक्शन, ऊपर की दिशा में, ऊपर की तरफ क्या जाएगा, ये Q0 जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ F2, और F2 की डायरेक्शन में ही क्या होगा आपका, E2 होगा, ठीक है। बस E1 और E2 की वैल्यू निकालकर अपने पास फाइनल क्या है, P पॉइंट पर आपका विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो Q1 और Q0 के बीच की दूरी मेरे को कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, पोजीशन माननी पड़ेगी। तो इसका मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया R1P, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपका R1P, और QP और Q2 के बीच में पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया R2P वेक्टर, ठीक है। अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज्यादा काम। अब अपन को बस E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपका F1 क्या निकलेगा, सबसे पहले F1 निकालो। F1 क्या निकलेगा, K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब R क्या है, R1P का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने कैसे निकाला फोर्स की वैल्यू, कूलोम के नियम से। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, फिर F2 निकालोगे। F2 क्या आ जाएगा आपका, K Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और R क्या है, R2P स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी आ गई F1 और F2 की वैल्यू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन Q0। तो देखो इससे E1 क्या वैल्यू आ जाएगी, K Q1 Q0 अपॉन Q0, और
R1P का स्क्वायर। ये Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो आपकी E1 की वैल्यू क्या आ गई, के Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर। ये आपकी आ गई E1 की वैल्यू। इसी तरह से आपका E2 निकल जाएगा, तो E2 क्या है, F2 अपॉन Q नोट। F2 की वैल्यू क्या है, के Q2 Q नोट अपॉन R2P का स्क्वायर, और साथ में क्या है आपका Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो आपका E2 क्या आ गया, के Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई E2 की। अब मेरे को दोनों को ऐड करना है, तो देखो इसका और इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, इन दोनों के बीच से बनेगा, जिसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर सम E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। तो आपका जो फाइनल है विद्युत क्षेत्र, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी कि के Q1 अपॉन R1P स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R2P स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर। अब देखो ये तो थे 2 पॉइंट्स के लिए, मान लो n पॉइंट्स लेता हूं, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर लेता हूं मैं, n संख्या में आवेश लेता हूं मैं, तो आपको बस वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का योग। तो मैं समीशन ले लेता हूं, यहाँ पे आपका n मैं ले लेता हूं I। आपका फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, k तो कॉमन है बाहर, तो Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ रही है ना E की वैल्यू। अब देखो Q यहाँ ले लेता हूं मैं I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से, तो I इक्वल्स टू 1 टू n, क्योंकि आवेशों की संख्या कितनी है, n है। और आपका R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका RIP, है ना, 1 को क्या माना P। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कितने चार्जेस के लिए, n चार्जेस के लिए। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो देखो इस तरह से ओपन होगा, ये k तो आ गया आपका बाहर, ठीक है, ये आ जाएगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3P स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और QNRNP स्क्वायर तक चलेगा, क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस है। तो देखो I इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लाना चाहूँगा, तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, वेक्टर फॉर्म में आपका ये हो जाएगा के समीशन I इक्वल टू 1 और n, ये QI। अब देखो पोजीशन वेक्टर केवल इसका डिफरेंस आएगा। अब देखो RIP है, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। देखो RIP को मैं लिख सकता हूँ R माइनस RI, ठीक है, या फिर RI माइनस RP भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत लिखने वाली बात नहीं है। तो इसको RIP को मैंने क्या लिख दिया, R माइनस RI, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है, R माइनस RI का स्क्वायर, और साथ में क्या लेके चलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, RIP। अब RIP यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिख सकता हूं मैं, R वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपॉन R वेक्टर माइनस RI का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू RIP यूनिट वेक्टर की है, यहाँ रखूंगा, तो आपका E बराबर क्या आ जाएगा, के I इक्वल्स टू 1 टू n QI अपॉन, ये देखो R माइनस RI एक यहाँ है
और 2 यहाँ है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 r माइनस आर आई 3। ठीक है, और साथ में क्या चलेगा, ये चलेगा r माइनस आर आई का वेक्टर। तो ये आपके आगे वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बस इतना सा है कि बहुल आवेशों के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये आपका मिलता जुलता किससे है, अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी, सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने फोर्स में, कूलॉम फोर्स में पढ़ा था। ये सिमिलर वैसा सा कुछ है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों टॉपिक कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूसरा सिंगल चार्ज के कारण यानी पॉइंट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और बहुल आवेशों के कारण यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसका अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस में तो काफ़ी गैप मिल रहा है आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी कोशिश करूँगा कि वीडियोस में इतना गैप ना रहे। धन्यवाद।